हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी एकेडमिक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सही होंगे। ठीक है साथियों, अब तक जो हमने इस चैनल पर नहीं किया, आज से हम वो करने जा रहे हैं। ठीक है, हम अब तक 11th 12th के मैथ्स पर ही फोकस करते थे। अब से मैंने सोचा क्यों ना 10th और 9th में भी फोकस किया जाए, उन लोगों को भी थोड़ा बढ़िया कंटेंट दिया जाए और वो उन्हें भी जानने का मौका मिले कि बेहतर चीज़ें वो कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आज से हम ये 10th क्लास पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर क्लास 10th का चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे हम। रियल नंबर चैप्टर है अपना। ठीक है, आगे धीमे धीमे जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा हम नेक्स्ट वीडियोज में बाकी चैप्टर्स हैं जो आगे के उनका भी मतलब वीडियोज लेके आएंगे। ठीक है, देखो हम इसमें करने क्या वाले हैं, हम इसमें करने वाले हैं भाई पहले तो पूरा सिलेबस जो है ना उसका होलिस्टिक कवरेज करने वाले हैं। ठीक है, हम पूरा सिलेबस करेंगे पहली बात है ना, स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करते हुए, और उसके बाद हम PYQs करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना उनको करेंगे, जो पिछले 4-5 साल के कम से कम हम मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और सैम्पल पेपर जो CBSE वगैरह के पिछले कुछ आए हुए हैं ना उनको भी करेंगे हम। ठीक है, सैम्पल पेपर्स को करेंगे और कुछ अपनी तरफ से मैं ऐड ऑन करके चीज़ें क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूँगा जो बढ़िया है और जो मतलब बोर्ड एग्जाम में आने के जिनके चांसेस होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल हम पूरा होलिस्टिक सिलेबस कवर करने वाले हैं इसमें, और PYQs करने वाले हैं, और ठीक है सैम्पल पेपर्स भी करने वाले हैं, सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, बोर्ड के हिसाब से हमें कुछ नहीं रहना चाहिए, हमारी ऐसी कोशिश रहेगी बिल्कुल। तो आप बोर्ड एग्जाम को देख के एकदम ऐसे खुश हो जाओगे। ठीक है, ऐसा पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा साथियों पहला चैप्टर है, उसका नाम है रियल नंबर्स। सही है, रियल नंबर। लेकिन ये एक्चुअल में है क्या रियल नंबर? क्या आपको 1 मिनट के लिए पॉज लो और सोचो, क्या आपको एक्चुअल में पता है रियल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या चीज़ें हैं? पता है तो वेल एंड गुड, वरना आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए साथियों, और रियल नंबर होते क्या हैं, आप ऐसे समझो कि कोई एक नंबर है। ठीक है, कोई एक नंबर, उसका क्या करना है, हमें ऐसे पढ़ाया जाता था, याद है आपको? जैसे नंबर है ना उसमें रियल नंबर जब पढ़ाया जाता है स्कूल में तो ऐसे बोल दिया जाता है कि भाई रैशनल और इरेशनल को कंबाइन करके जो सारे नंबर बनते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन ये एक्चुअल में चीज़ें हैं कैसी, क्या रैशनल क्या इरेशनल, और एक्चुअल में रियल नंबर है क्या जिनसे फिर रैशनल और इरेशनल बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और आगे पूरा चैप्टर जो है उसका ये काफ़ी लेंथी वीडियो रहने वाला है। ठीक है, बड़ा वीडियो होगा आई नो, तो आप थोड़ा चाहो तो सेगमेंट्स में देख सकते हो, कुछ कुछ टॉपिक कवर करते हुए ना 2-4 दिन में भी आप देख सकते हो। एक बार में ना देख पाओ, मान लो एक बार में ग्रास्प ना कर पाओ तो आप 2-4 बार में भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो देखो रियल नंबर का मतलब ये है, देखो कोई भी चीज़ है ना 2 टाइप की होती है, एक या तो वो रियल होती है या फिर वो रियल जो सच में नहीं होती वो कैसी होती है, इमेजिनरी होती है ना, काल्पनिक होती है। ठीक है, ऐसे ही नंबर्स का है दोस्तों। आपको इतना याद रखना है, कोई एक नंबर, ठीक है, और आपको आई होप एक चीज़ आती होगी अगर आप 10th क्लास में आ गए कि स्क्वायर के बारे में आपको नॉलेज होगी, है ना, कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर का मतलब होता है कोई जो नंबर है उसका उसी से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 4, 3 का स्क्वायर मतलब 3 का 3 से ही मल्टीप्लाई करना है 2 बार, ये हो जाता है 9, है ना। स्क्वायर कोई एक नंबर लेना है और उसका स्क्वायर करना है अपने को। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, और आपको उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। आप कहोगे कि कोई एक नंबर लेके आप ही बता दो, देखो, और उसमें होगा क्या फिर, अगर उसका आंसर जो आएगा स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव आया, पॉजिटिव बोले तो प्लस के साइन के साथ आया। ठीक है, क्या आया, प्लस के साइन के साथ आया। अगर ऐसा हुआ तो वो रियल नंबर होगा। अगर आपने कोई एक नंबर लिया, उसका स्क्वायर किया, ठीक है, और स्क्वायर करने पे वो नेगेटिव आया, मतलब माइनस साइन के साथ आया, तो वो नंबर कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। ठीक है, आपको 2 चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि अगर कोई नंबर है उसका स्क्वायर कर रहा हूँ और वो पॉजिटिव आता है तो वो रियल नंबर होगा, और अगर नेगेटिव आता है तो वो इमेजिनरी नंबर होगा। इमेजिनरी नंबर्स हमारे सिलेबस में अभी नहीं है ना, हमें अभी पढ़ने को मिलते हैं ना, आपको बुक में देखने को मिलेंगे। 11th क्लास में एक डेडिकेटेड चैप्टर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसमें आपको देखने को मिलेगा रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है,
तो अगर स्क्वायर करने पे नेगेटिव आया तो वो इमेजिनरी होगा, पॉजिटिव आया तो रियल होगा। तो यहाँ से मुझे ये पता लग गया कि कोई एक नंबर लेना है और उसका स्क्वायर करना है। अगर वो स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आ रहा है तो वो रियल है, वरना इमेजिनरी है। आप ट्राई कर सकते हो मेरे साथ। लेट से आप कहते हो कि भाई एक नंबर ले लो, लेट से 4 ले लो। आप 4 का स्क्वायर करोगे मतलब 4 की रेज टू 2 जो हो जाएगा 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 प्लस का 16, है ना। देखो स्क्वायर किया है एक नंबर का और पॉजिटिव आया, इसका मतलब 4 जो है ना वो एक रियल नंबर है। पहली बात। आप कहोगे कि नहीं नहीं पॉजिटिव ले लिया आपने तो आप नेगेटिव लो तब काम चलेगा। चलो नेगेटिव लेते हैं। -4 इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो -4 मल्टीप्लाइड बाई -4 इज इक्वल टू, ये माइनस और माइनस मिलकर +16 हो जाएगा। तो देखो एक नंबर था जिसका स्क्वायर किया और पॉजिटिव आया है, इसका मतलब -4 भी कैसा नंबर है, रियल नंबर है। ठीक है, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करें पॉजिटिव आए वो रियल नंबर होता है। ठीक है, तो आप समझ गए ना। ऐसे आप कहोगे कि चलो 10 लेके दिखाओ, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा प्लस का। ऐसे ही -10 का करोगे स्क्वायर आप तो ये -10 इंटू -10 हो जाएगा, तो ये भी प्लस का 100 आएगा। तो कोई भी नंबर आप लो जिसका स्क्वायर करो तो वो पॉजिटिव आए तो वो क्या होता है, रियल नंबर। आप कहोगे कि आप तो ऐसे ही बता रहे हो, कुछ इमेजिनरी अगर आपने नाम ले ही दिया है तो कुछ थोड़ा बहुत बता दो इमेजिनरी के बारे में, बाकी 11th में आप पढ़ाओगे वो हम पढ़ेंगे, वो अलग की बात है। थोड़ा सा कुछ बता दो। मैं ये कह रहा हूँ जैसे मान लो x² -9, आपने ऐसा एक पॉलिनोमियल मतलब एक्सप्रेशन देखा होगा, बिल्कुल है ना, 9th क्लास में भी देखते हो आप। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसके जीरो या फैक्टर्स निकालूँ तो ये x² इज इक्वल टू प्लस का 9 हो जाएगा इधर जाके। ठीक है, तो ये x निकालूंगा तो आपको पता है कि 2 वैल्यू आती हैं, एक +3 एक -3। इसका मतलब ये होगा -3 का स्क्वायर करूंगा तब भी 9 आएगा, x है ना उसकी जगह पे मैं ये 2 वैल्यू और +3 रखूंगा तब भी आप देख लो ना, -4 + 4 दोनों का ही स्क्वायर 16 आया है, वैसे इसका भी क्या आएगा 9। तो ये दोनों तो कैसे हो गए, रियल नंबर्स हो गए। अब आप कहोगे कि थोड़ा इमेजिनरी का एग्जाम्पल अब बता ही दो, बहुत देर हो गई। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। मान लो कोई एक नंबर है, जैसे यहाँ पे ये x था, ठीक है, वैसे ही ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। मान लो देखो x² इज इक्वल टू ये +9 इधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा। देखो x एक नंबर है कोई जिसका आप स्क्वायर कर रहे हो और आंसर कैसा आ रहा है, -9, मतलब नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब जो भी यहाँ x की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, इमेजिनरी होगी। क्यों, क्योंकि x का आप स्क्वायर भी कर रहे हो लेकिन आंसर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब इसकी जगह क्या क्या हो सकता है, देखो हम इसके मान लो स्क्वायर रूट लेते हैं। x² इज इक्वल टू, आपको पता है कि आप ना ऐसे लिखते हो इसको, है ना, x लिखते हो ना जब, तो प्लस माइनस का ऐसे तो लिखते हो आप। x² इज इक्वल टू अगर 9 है तो आप x लिखते हो √9 प्लस माइनस का, फिर यहाँ से 3 और -3 आंसर आते हैं अपने, है ना, 9 का स्क्वायर रूट 3। देखो अब यहाँ से x जो होगा ना प्लस माइनस, इसको आप 9 इंटू -1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं, -9 को, है ना। अब इसको क्या करोगे आप, देखो 9 इंटू -1 ऐसे लिख लो आप, प्लस माइनस का, ये तो 3 हो गया, प्लस -3 और √(-1). देखो ये बता रहा है हमें कि इसका जो स्क्वायर करोगे वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से जो √(-1) होता है ना, इसको हम I फॉर इमेजिनरी और इसको बोलते हैं I से डिनोट करते हैं, इसका नाम होता है आयोटा। ठीक है, तो √(-1) है वो I के इक्वल होता है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ से जो रूट्स आएंगे ना वो ये +-3 और इसकी जगह मैं I लिख सकता हूँ। तो देखो ये वो नंबर्स हैं इमेजिनरी, I फॉर आयोटा इमेजिनरी, कि जिनका आप स्क्वायर कर रहे हो तो नेगेटिव आएगा, है ना। आप देखो ना, जैसे 3i है मान लो प्लस का, उसका स्क्वायर करो आप, तो 3 का स्क्वायर 9 और I का स्क्वायर I²। और आपको पता है कि I अगर इसके इक्वल है तो I² किसके इक्वल होगा, -1 के, क्योंकि ये अंडर हट जाएगा ना, तो इसका मतलब ये -9 हो जाएगा, I² की जगह -1 रखने पे, -1 इंटू 9 -9। तो देखो स्क्वायर किया और नेगेटिव आया। तो आपको आई होप इमेजिनरी और रियल नंबर में जो कन्फ्यूजन होता है वो आपको बिल्कुल क्लियर होगा, आप कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए अब हम नंबर्स के बेसिक टाइप्स पढ़ते हैं। क्या है, ऐसा नंबर जिसका आप स्क्वायर करो पॉजिटिव आए वो रियल नंबर होता है। रियल नंबर्स की एक लाइन होती है, आपको पता है, रियल लाइन जिसको हम बोलते हैं। इसमें बीच में 0 होता है, लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, है ना, ऐसे पढ़ा होगा आपने। ठीक है, अब देखो इसमें होते हैं कि रियल नंबर के बाद आता है इंटीजर्स। देखो इंटीजर जो होता है ना, इंटीजर, इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। इसको ना आप हिंदी में समझो, इसका नाम होता है हिंदी में पूर्णांक।
ठीक है, आपने हिंदी में संधि विच्छेद पढ़ा होगा, पूर्ण प्लस अंक। तो ऐसा अंक मतलब डिजिट और पूर्ण मतलब कंप्लीट। ऐसी डिजिट जो कंप्लीट हो, मतलब कि पॉइंट के बाद उसमें डेसिमल के बाद कुछ भी ना लिखा हो, डेसिमल एक्सप्रेशन में ना हो, वो होते हैं इंटीजर्स। चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही होते हैं, ठीक है। लेकिन कैसे हो, पूरे होने चाहिए। जैसे आप ये देख रहे हो -3, इसमें पॉइंट के बाद कुछ नहीं लिखा, -2 इसके बाद भी नहीं, इधर -4 -5 -6 -7 -8 ऐसे करके, इधर ये 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, तो वो पूरे नंबर्स, ठीक है, जिनमें डेसिमल एक्सप्रेशन ना हो, वो सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स दो टाइप के आप देख रहे हो, पॉजिटिव मतलब जो 0 के राइट में होते हैं इधर को, ठीक है, ये पॉजिटिव होते हैं, और 0 के जो लेफ्ट में होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। 0 क्या है भाई, 0 ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। ये कि 0 है क्या, फिर ये एक न्यूट्रल नंबर है जो न्यूट्रलिटी को शो कराता है कि ना ही मैं पॉजिटिव हूं और ना ही मैं नेगेटिव हूं, ठीक है। तो आई होप आपको इंटीजर्स क्लियर होंगे कि जो कंप्लीट डिजिट होती है ना, वो क्या होता है, हमारा इंटीजर होता है। अब आता है नेचुरल नंबर। देखो पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर में आप देख लिया आपने, दो टाइप के दिखे हमें, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से मिलेंगे, 0 तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, 1 से मिलेंगे, 0 1 2, इसके बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, जैसे 1/2 होगा आधा, लेकिन वो इंटीजर नहीं है, कंप्लीट थोड़ी ना है, वो तो 0.5 होगा, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर हों और 0 के अलावा, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इनफाइनाइट तक, मतलब काउंटलेस ऐसे नंबर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर काउंटिंग में काम आते हैं। जैसे वो पूछता है उसमें मान लो 16 में कि कितने आदमी थे, तो बोलता है 2 सरदार। तो कैसे पता लगा 2 थे, 1 और 2। तो जहां से आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो ना किसी चीज को गिनने के लिए, है ना, 0 से तो स्टार्ट नहीं करते ना, किसी को कि माइनस के 2 आदमी थे, ऐसा तो है नहीं, है ना, प्लस में पॉजिटिव में। तो वही मैं कह रहा हूं कि जिनको काउंटिंग में यूज किया जाता है वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। नेचुरल नंबर अपने को क्लियर है। अब है होल नंबर। देखो पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, लेकिन किसके साथ, इंक्लूडिंग 0, मतलब 0 के साथ, ये होता है हमारा होल नंबर। बोले तो कैसे लिखेंगे इनको, इनको ऐसे लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके। देखो ये नेचुरल नंबर है सारे, इसमें 0 को और ऐड कर लो आप तो क्या बन जाएंगे, होल नंबर, सारे नंबर बन जाएंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर्स आप देख रहे हो ना, आप डिवाइड करना जानते हो, डिवीजन, ऐसा नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो, 1, ठीक है, 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, या फिर वो खुद से डिवाइड हो, ठीक है, सेल्फ मतलब खुद जो नंबर होगा ना उसी से डिवाइड हो, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। आप कहोगे कुछ बताओ, जैसे मान लो 3 है एक नंबर, ठीक है, आप 3 को चाहे आप 1 से डिवाइड करोगे और 3 से ही डिवाइड कर सकते हो, और किसी से तो कंप्लीटली डिविजिबल है ही नहीं, इसका मतलब 3 भी एक प्राइम नंबर है। ऐसे 2 देखो आप, 2 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो और 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो कुल मिलाकर नंबर इटसेल्फ और 1 1 ये जिसके फैक्टर हो, मतलब जो इसके फैक्टर में आते हो ना, वो ही केवल प्राइम नंबर होते हैं। कैसे आप समझो, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, 4 हो पाएगा क्या, नहीं, 4 के भी तो 1 से ज़्यादा फैक्टर है ना, 2 से ज़्यादा मतलब 1 और उसके अलावा, इसलिए कैसे पता, देखो 4 है ना, 4 को 1 से तो डिवाइड कर ही सकते हो आप, 4 से भी, लेकिन 2 से भी तो कर सकते हो, तो ये एक्स्ट्रा हो गया इसलिए नहीं होगा। 5 होगा, फिर 6 3 से डिवाइड हो सकता है इसलिए उसको नहीं कर सकते। 7 होगा, 9 होगा, 9 8 नहीं हो सकते, सॉरी ना, 10 हो सकता है क्योंकि 5 से डिवाइड होगा, 11 होगा, 13 होगा, है ना, फिर 17 होगा, 19 होगा एंड सो ऑन। ये हमारे होते हैं क्या, प्राइम नंबर्स, जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर, ऐसे नंबर्स, ध्यान रखना, ऐसे नंबर जिनमें प्राइम फैक्टर्स है ना, जैसे ये 1 और वो नंबर खुद, ठीक है, मतलब जो प्राइम नंबर होते हैं, उसके अलावा एक और उसका फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर होने का मतलब है कि वो उससे डिवाइड करे उस नंबर को, ठीक है। आप कहोगे बताओ, जैसे 4 है मान लो, तो 4 1 से डिवाइड हो सकता है, 4 से भी डिवाइड हो सकता है, इनके अलावा कम से कम एक से ज़्यादा हो अपने को चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 10 20 100 200 कितने भी नंबर हो जिनसे वो डिवाइड होता है, लेकिन इनके अलावा एक और नंबर होना चाहिए एटलीस्ट जिससे ये डिवाइड हो पाए। तो आप कहोगे किससे, कि देखो 2 से भी तो डिवाइड हो सकता है 4, तो ये कैसा है, कॉम्पोजिट नंबर है, मतलब दो जो खुद, एक नंबर 1 मतलब जो है ना, और जो नंबर खुद है उनके अलावा एक और नंबर ऐसा हो जो उस नंबर को डिवाइड करता हो, तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर। आप कहोगे कि 17 कॉम्पोजिट है, नहीं है, क्योंकि 1 और 17 से ही डिवाइड हो सकता है। आप कहोगे 18 कॉम्पोजिट है, यस, क्योंकि 1 से, 18 से, फिर 6 से, फिर 3 से,
2 से सबसे डिवाइड हो सकता है, तो कम से कम एक चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा है तब भी चलेगा अपने को, ठीक है। तो ये हमारे क्या है भाई, कॉम्पोजिट नंबर्स है, ठीक है। आई होप आपको इतनी सी बात क्लियर होगी। इवन नंबर आप जानते हो ना, जैसे 2, 4, 6, 8 इस टाइप से। ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 है ना, ये तो आप बचपन से ही जानते हैं। को प्राइम नंबर्स, यस, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं भाई जिनका HCF, अब ये आगे पढ़ेंगे हम क्या होता है। HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि मतलब और कोई नंबर ऐसा ना हो उन खुद 1 के अलावा जो उनको डिवाइड करता हो। आप कहोगे बताओ कुछ मतलब समझाओ। जैसे मान लो मैं लिख दूं 8 और 9, तो देखो ये दोनों नंबर प्राइम नंबर तो बिल्कुल नहीं है। 8 और 1 के अलावा 2 से 4 से भी, ऐसे ही 3 से 9 डिवाइड होता है, लेकिन इन दोनों में ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जो इनको डिवाइड करता हो। जैसे मान लो इसमें ये 2 से है ना, 4 से, 1 से और 8 से डिवाइड हो सकता है, ये 1 से, 3 से और 9 से डिवाइड हो सकता है। इनमें कुछ भी 1 के अलावा कॉमन नहीं है। 1 कॉमन हो सकता है और कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नंबर जिनमें 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो उनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, है ना, 9th क्लास में। चलो मैं एक बार और बताता हूँ। ऐसे नंबर्स, ठीक है, जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है, P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पर Q क्या ना हो, 0 ना हो। आपने ऐसा जरूर लिखा देखा होगा, लेकिन इसका मतलब एक्चुअल में है क्या वो आपको नहीं पता होगा। मैं आज आपको वो भी चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखो P है ना, वो कोई इंटीजर होगा, Q भी एक इंटीजर होगा, ठीक है। और जब इनको रैशनल नंबर है मतलब रैशनलाइज करेंगे तो ये प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब प्राइम नंबर्स बन जाएंगे, को प्राइम बन जाएंगे, जिनमें क्या होगा अलग अलग, तो ये ठीक है कि कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है, 1 के अलावा। तो देखो जैसे P है ना, वो एक इंटीजर है, Q भी एक इंटीजर है, कह रहे Q 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन मान लो मुझसे गलती होगी, मैंने तो Q 0 रख दिया, फिर क्या करूंगा मैं तो दिक्कत में आ जाऊंगा। मान लो मैं सो के उठाऊं और मैंने कहा कि Q की जगह पे ना ऐसे कह रहा था Q को ना 0 नहीं रखना है, मैंने ये क्रॉस करना भूल गया, नॉट इक्वल टू 0 मैंने रख दिया, है ना। आप समझो ऐसे P/0। देखो 0 से ना डिवीजन पॉसिबल नहीं होता। आप कहोगे कि 50 आम है, दो लोगों में बांटने तो 25 हो गए। अगर 25 लोगों में बांटने तो 2 आम सबके हिस्से में पड़ेंगे, है ना। तो अब डिवीजन के लिए कुछ तो नंबर चाहिए आपको, आप नंबर ले ही नहीं रहे हो, कह रहे हो डिवीजन। तो इसका मतलब ये है कि इससे ना एक 0 से डिवाइड करने का मतलब एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। देखो जितने छोटे नंबर से डिवाइड करते हो आप, उतना ही बड़ा आंसर आता है। आप सोचो ना, जैसे 50 है मान लो, या फिर 100 है, आप इसको 1 से डिवाइड करोगे देखो छोटे नंबर से तो बड़ा नंबर आ रहा है, 2 से डिवाइड करोगे अगर इसको तो 50 आएगा, देखो छोटा होता जा रहा है ना। 3 से करोगे तो 33.33। जितने बड़े नंबर से डिवाइड करते जाओगे उतना ही छोटा। मैं सबसे छोटा नंबर 0 है उससे डिवाइड कर रहा हूँ, तो बहुत बड़ा लार्ज नंबर मिलेगा, जिसको हमें नहीं पता उसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। ऐसे 8 ऐसे होता है, इसको लिटा दो आप, इन्फिनिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। कि हमें नहीं पता वो इतना बड़ा नंबर होगा कि हमें पता ही नहीं है वो कितना बड़ा होगा, इसलिए हमने उसको इन्फिनिटी बोल दिया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि यहाँ पे Q0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि Q0 रखने पे एक इन्फिनिटी नंबर मिलता है, इनफाइनाइट नंबर मिलता है, जबकि मुझे डिवीजन के बाद तो भाई फाइनाइट नंबर चाहिए कि कितने से डिवीजन हुआ, कितने बार हुआ, कैसे हुआ। तो डिवीजन पॉसिबल हो इस चीज़ के लिए ही हमें क्या चाहिए भाई, कि ये जो है ना वो नॉन जीरो होना चाहिए डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दो है, तो ये डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। समझ गए ना आप लोग। आप कहोगे कि ठीक है, लेकिन आप इसके बारे में कुछ बता, जैसे 2/0 है ना, ये तो रैशनल है ही नहीं क्योंकि ये इनफाइनाइट हो गया मान लो, ठीक है। आप कहोगे कि चलो 0/2 क्या होगा, फिर देखो 2 से 0 में डिवाइड कर रहे हैं तब तो 0 ही आएगा, ठीक है, कि 0 में डिवीजन हो रहा है 2 से, ठीक है। आप कहोगे कि ठीक है, मैंने क्या किया, मैं तो सो के उठा, मैंने दोनों जगह 0 लिख दिया, 0/0। ये कैच है, आप समझो, ये जो ऊपर 0 है ना वो बताता है कि आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जो नीचे 0 है वो क्या बताता है भाई कि आंसर क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी आना चाहिए। तो मैथमेटिशियंस जो लोग थे ना, उनमें बड़ा असमंजस और कन्फ्यूजन की स्थिति आ गई। वो लोग परेशान हो गए कि अब इसका जवाब दें तो दें क्या, बोलें तो बोलें क्या, है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई इसको ना हम छोड़ देते हैं। इतने उनको भाई इस चीज़ को बोल दिया नॉट डिफाइंड। कहता हमें पता ही नहीं है, हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। हम अगर ये वाला आंसर देते हैं तो कोई इसकी बात लेके आ जाता है, और ये वाला आंसर देते हैं तो ये पकड़ के ले आता है, तो हमें पता ही नहीं चल पा रहा है, हम करें तो करें क्या। तो उन्होंने बोल दिया कि नॉट डिफाइंड। तो 0/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी बोलते हैं, जो हम आगे चल के ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ते हैं। अगला है भाई इरेशनल नंबर। तो आपने पढ़ा होगा कि जिसको P/Q के फॉर्म में ना लिखा जा सके। ये है कि कैन बी रिटन
इन दिस फॉर्म, ठीक है, P अपॉन Q, ऐसा नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में कैन नॉट बी रिटर्न, उसको हम बोलते हैं इर्रेशनल। क्या यहीं तक है केवल ये बात? नहीं, इसमें बहुत कुछ है अभी। इसमें और क्या है, देखो इसमें कुछ चीज़ें और आती हैं। जैसे एक होता है जब डिवाइड करते हो ना आप, तब कुछ चीज़ें आती हैं। एक तो होता है डिवीजन में टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट करने का मतलब है डिवीजन में कि जहाँ पे रुक जाए, है ना। ट्रेन आपने देखा होगा यहाँ से ऐसे चली और जहाँ जाके खत्म होगा ना उसका रूट, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग पॉइंट, ठीक है। तो अगर डिवीजन टर्मिनेट हो गया, इसका मतलब क्या है, कब हम डिवीजन को रोकते हैं? जब रिमाइंडर क्या आ जाता है हमारा, 0 आ जाता है ना। तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग मतलब जब वो डेसिमल एक्सप्रेशन में, जब रिप्रेजेंटेशन में हम लिख रहे होंगे पॉइंट में, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं जाके रिमाइंडर 0 आ जाएगा। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, इसका मतलब है कि रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा, क्योंकि कभी नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी 0 खत्म ही नहीं हो रहा डिवीजन। और इसमें कुछ चीजें और होती हैं, एक होता है रिकरिंग या रिपीटिंग, ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, रिपीटिंग या रिपीटेड, ठीक है। रिपीटिंग मतलब कि जैसे पॉइंट के बाद मान लो ऐसे 40.3333 ऐसे खत्म ही नहीं हो रहा, 33 चलता जा रहा है, मान लो ऐसे, ठीक है। ये होता है रिकरिंग या रिपीटिंग कि बार बार रिपीट हो रहा है नंबर, ठीक है, डेसिमल के बाद। एक होता है नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो हर बार अलग आता है। जैसे मान लो ऐसे लिखा मैंने 40.234327 ऐसे करके कुछ भी लिखता आ रहा है, ठीक है, पर वो खत्म नहीं हो रहा डिवीजन, ठीक है। ऐसे नंबर देखो इनमें पेयर बनाते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। इसके साथ देखो टर्मिनेटिंग के साथ एक बार रिकरिंग हो सकता है, टर्मिनेटिंग के साथ एक बार नॉन रिपीटिंग हो सकता है, और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग हो सकता है। तो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड नॉन रिपीटिंग जो होते हैं ना, ऐसे नंबर जो ना टर्मिनेट हो ना रिपीट हो, उनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। एक बात वो थी कि जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अगर लिख ही नहीं सकते तो जिनको लिख सकते हैं वो रैशनल है, तो जिनको नहीं लिख सकते वो इर्रेशनल है। ये बात हमें यहाँ से पता चली। इसका मतलब ये होगा कि जो बाकी पेयर इनसे बनेंगे ना, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग का, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का, नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग का, मतलब इसका नॉन टर्मिनेटिंग और इसका रिपीटिंग का, ये सब रैशनल होंगे। केवल नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा वो इर्रेशनल नंबर देगा, ठीक है। ये बात होगी। आप कहोगे कुछ एग्जाम्पल वगैरह बता देते तो बढ़िया रहता, मतलब हमें भी कुछ समझ में आ जाता। देखो जैसे मान लो, और इसमें एक और चीज़ है कि जैसे अंडर रूट में यहाँ पे 1 है मान लो, तो 1 भाई अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, जैसे 1 है ना, 1 की पावर में 1/2 ऐसे होता है। तो ये तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर रूट हमें नहीं पता, ये होता है 1.41427 ऐसे बढ़ता जाता है। तो ना ये खत्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, इसलिए इर्रेशनल है। ऐसे ही √3 भी 1.7325 ऐसे करके बढ़ता जाता है, वो खत्म ही नहीं होता और ना रिपीट होता है, तो वो भी। अब √4 की बात करो आप, तो ये तो भाई होता है ना 2 होता है, 2 का स्क्वायर होता है, -2 का होता है। तो अंडर रूट के अंदर n लिख दिया मैंने, और n एक नेचुरल नंबर से ले लिया या होल नंबर से मान लो, तब n अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जो किसी नंबर का स्क्वायर, जैसे कि 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया, 16 हो गया, 36 हो गया, तब जो नंबर मिलेगा हमें वो, मतलब यहाँ से देखो 2 मिला ना, 2/1 जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये तो रैशनल हो गया। तो परफेक्ट स्क्वायर जब होता है तब हमें क्या मिलता है, रैशनल मिलता है। परफेक्ट स्क्वायर होने पर रैशनल मिलता है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है जो n अंदर लिया है, तो इर्रेशनल मिलेगा। आप देख सकते हो, जैसे इसके अलावा √2 √3 है ना, इनके अलावा वो सब क्या मिलेंगे हमें भाई, वो ये तो 4 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो यहाँ से रैशनल मिल गया हमें। लेकिन ये सब जो नंबर और मिलेंगे ना, √5 √6 √7 ये सब, √8 √9 तो होता नहीं है, √10, ये सब कैसे होंगे, इर्रेशनल नंबर्स होंगे। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। अब हम अपने चैप्टर के मेन मुद्दे पर आते हैं। हमें नंबर्स के बारे में इतनी नॉलेज होनी चाहिए थी, वो हमने देख ली है, ठीक है। अब हमें नंबर्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, यहाँ चलते हैं। इसमें कुछ चीज़ें यूज होंगी वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे ये एक है भाई कि लेमा क्या होता है, मैथमेटिक्स में लेमा। तो लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट, मतलब पहले से ही प्रूव किया हुआ एक स्टेटमेंट होता है, जिसको हमें किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज करना होता है, ठीक है। तो जो लेमा है ना, वो एक स्टेटमेंट है जो पहले से ही प्रूव किया हुआ है और जिसको यूज किया जा रहा है दूसरे किसी स्टेटमेंट को
प्रूव करने के लिए, ठीक है। एल्गोरिदम क्या होता है, आप कंप्यूटर में पढ़ते हो, जो कोडिंग वगैरह करते हैं, आपके घर में भैया वगैरह होंगे या पड़ोस में, वो कहते होंगे मैं तो कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है और मैं कोडर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो वो एल्गोरिदम बनाते हैं जिनके थ्रू आपके ये सारे ऐप वगैरह हैं, यूट्यूब हो गया, फेसबुक, ये सब काम करते हैं। तो ये क्या है, एल्गोरिदम एक सीरीज है, मतलब ऐसे एक के बाद एक चलता जाता है, ऑफ वेल डिफाइंड, मतलब अच्छे से डिफाइन किए हुए स्टेप्स हैं, ठीक है, जो विच गिव्स ए प्रोसीजर, जो हमें एक प्रोसीजर देते हैं, एक तरीका देते हैं फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। अगर आपके सामने कोई समस्या है तो आपको जो स्टेप बाय आप लिखते हो ना कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। तो आप एक बार जरा इसको नोट डाउन कर लो कि ये क्या लिखा है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने नोट डाउन किया होगा। अगर आप नोट डाउन नहीं कर पाए तो एक बार वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है कि भाई एक यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक डिवीजन का लेमा दिया। लेमा मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है कि एक पहले से ही प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है जी, ठीक। तो इसमें क्या बोला यूक्लिड ने डिवीजन के लेमा में, मतलब डिवीजन मतलब डिवाइड करने वाले में, कि भाई फॉर गिवन एनी टू इंटीजर्स, क्या आपको इंटीजर्स पता है? बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपको ये जो 20 से 30 मिनट लिए नंबर्स सिखाने में कि भाई आप जो 9th क्लास तक करके आए हो, अपने साथ दिक्कत है आपके साथ कि नंबर में ही कन्फ्यूजन है, उस चीज़ को दूर करने के लिए मैंने आपको आधा घंटा दिया ताकि आप सीख पाओ। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई कि इंटीजर आपको पता है कंप्लीट डिजिट जो होती है, चाहे प्लस की या माइनस की, उनके लिए कह रहा है कि एक नंबर a होगा इंटीजर और दूसरा v होगा। दो इंटीजर्स होंगे, उनके लिए देयर एग्जिस्ट, मतलब उनके लिए कुछ एग्जिस्ट करता है। अ यूनिक, मतलब यूनिक का मतलब होता है कि जो एक ही हो, वन हो, वननेस हो, जिसमें एक से ज़्यादा ना हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिक। पेयर मतलब दो, ठीक है, ऑफ इंटीजर्स q एंड r सच दैट, वो q और r ऐसे मिलते हैं हमें इस a और b के लिए जो कि a इज इक्वल टू, जिनमें जो रिलेशन होता है ना वो a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर होता है। क्या आपको लग रहा होगा कहीं तो कुछ तो ऐसा देखा है मैंने, बस याद नहीं आ पा रहा है, अभी ध्यान में ही नहीं है, पर कुछ तो है जो मैंने ऐसा देखा है। मैं कहता हूँ बिल्कुल देखा है, मैं अभी आपको याद दिलाता हूँ। आपने बिल्कुल ये डिवीजन के लिए मेथड पढ़ा होगा कि डिवाइजर जो, सॉरी डिविडेंड जो होता है ना, वो डिवाइजर इंटू कोसेंट, अरे याद आ गया सर, अब मत लिखो, यस यही, इसी की बात कर रहा हूँ मैं, प्लस रिमाइंडर, यही है जो यूज किया गया है, ठीक है, कि डिविडेंड जो होता है ना, मान लो a डिविडेंड है तो b जो है ना वो डिवाइजर होगा जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, q टाइम डिवाइड होगा तो उसको कोशेंट बोलते हैं, r अगर हमें रिमाइंडर मिलेगा, अगर कुछ उसमें से बचेगा तो। अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है कोई नंबर, जैसे मान लो 7 से 28 है ना, तो 7 4 जा 28, जीरो आ गया रिमाइंडर। हम डिवीजन की प्रोसेस को टर्मिनेट या स्टॉप ही वहाँ करते हैं जहाँ डिवीजन का रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो। तो ये कोशेंट है अपना, ये डिवाइजर है जिससे डिवाइड कर रहे हैं, और ये डिविडेंड है और ये रिमाइंडर है। अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो नंबर जो है ना वो उससे कंप्लीटली डिविजिबल है, डिविडेंड जो है डिवाइजर से। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो वो उसमें डिविजिबल नहीं है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं भाई कि अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो जो डिवाइजर है ना वो डिविडेंड का फैक्टर होगा, क्योंकि इसके टेबल में आएगा मान लो, और अगर नहीं है, मतलब रिमाइंडर जीरो नहीं है, तो वो फैक्टर नहीं होगा, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कह रहा हूं मैं कि a और b कोई दो नंबर है, a बोले तो मान लो 28 और b बोले तो 7, जिनके लिए q मिलता है कुछ ये रहा और कुछ r मिलता है ये रहा, ये हमेशा इनके लिए यूनिक होगा। यूनिक होने का मतलब ये कि इस वाले दो नंबर्स के लिए ये ही फिक्स है, इसकी जगह कुछ और नहीं आ सकता। आप कहोगे 4 किसी और में भी तो आ जाएगा, है ना, 5 4 जा 20 और रिमाइंडर जीरो, 4 कोशेंट जीरो। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इस 7 और 28 के लिए ये यूनिक है, इसका मतलब 4 और 0 की जगह इसके लिए कुछ और नहीं आ सकता। बाकियों के लिए ये आ जाए वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि भाई इनके लिए ये फिक्स है, कुछ और नहीं आ सकता, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। हमारे जो इसमें टॉपिक है वो मेन ये है भाई, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। अब ये एक्चुअल में है क्या, देखो एचसीएफ होता है, एच स्टैंड फॉर हाईएस्ट, मतलब सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा।
कॉमन मतलब जो उनके बीच में हो, ठीक है, सब में दिखता हो जो हमें, है ना, जो चीज प्रेजेंट एवरीवेयर, है ना, कॉमन हो, सब जगह कॉमन हो, है ना। फैक्टर क्या होता है भाई? फैक्टर होता है जो कोई एक नंबर जो किसी को कंप्लीटली डिवाइड करे। बिल्कुल मैंने जैसे बोला कि 5 से आप 20 को डिवाइड करिए तो 5 4 जा 20, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 है ना वो इसको कंप्लीटली 4 टाइम डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब 5 इज अ फैक्टर ऑफ 20, ठीक है। तो भाई ऐसा कोई अगर नंबर से है, मान लो 2 3 4 कुछ भी नंबर दे रखे हैं हमें, है ना, मिनिमम 2 चाहिए होते हैं, उन नंबर्स में कुछ ऐसा सबसे बड़ा नंबर कॉमन मिल जाए जो उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता हो, उसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF। नेक्स्ट क्या है भाई? एलसीएम। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा या कम, ठीक है, कम या बड़ा, सबसे छोटा, सॉरी, ठीक है। और कॉमन का मतलब जो सब जगह पर हो। मल्टीपल क्या होता है भाई? मल्टीपल होता है कि 5 के 4, जैसे 5 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 को फिर मैंने 2 से किया, 5 को मैंने 3 से किया, 5 को मैंने 4 से किया, ये 5 आएगा, ये 10 आएगा, ये 15 आएगा, ये 20 आएगा। मल्टीपल का मतलब होता है कि जो टेबल में आए। इसका मतलब देखो उल्टा, दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। मैं अभी ये बोल रहा था 5 इज अ फैक्टर ऑफ 20 एंड नाउ आई एम सेइंग 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 विच इज 4 टाइम्स। 5 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 20 आए 4 का, तो 5 में 4 का मल्टीप्लाई करने पे नंबर जो मिला वो इसका क्या ये भी होंगे? बिल्कुल, ये सब एक मल्टीपल है 5 के, ठीक है। ये 5 है वो इनका फैक्टर है, लेकिन ये सब 5 के क्या है? मल्टीपल है, रिवर्स हैं दोनों एक दूसरे के, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। यूक्लिड ने जो लेमा बताया था उसका एक प्रोसीजर है, उसका हमने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। आप इसको बिल्कुल वीडियो पॉज करके नोट डाउन करेंगे, पहले जैसा है वैसा बनाएंगे, ताकि आपकी जो लिखने की बहुत सारी चीज़ें वो टाइम बचा के आप क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्टली सीख सकते हो। फ्लो चार्ट से कैसे पढ़ा जाता है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसके ही थ्रू आप जब मान लो फ्लो चार्ट और कहाँ काम आते हैं, कंप्यूटर वगैरह जब आप पढ़ते हो मान लो, तो उसमें फ्लो चार्ट्स काम आते हैं कि कौन सा प्रोसीजर है, अगर वो हाँ है तो इधर जाओ, हाँ ना है तो इधर जाओ, इस टाइप से। तो मैंने अभी बताया था कि जो यूक्लिड का लेमा होता है वो कहता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर जो है वो B से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, रिमाइंडर, ठीक है। अगर उसमें डिवाइड करते टाइम r की वैल्यू 0 आई, ठीक है, तो जो HCF होगा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, भाई वो क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा B, ठीक है, B से जिससे डिवाइड कर रहे थे ना वही। अब कहोगे कि दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी ये है कि मान लो R 0 नहीं आया डिवाइड करते टाइम, तो आप क्या करोगे भाई? यूक्लिड लेमा को दोबारा रिपीट करोगे। अब किसके लिए करोगे? B जो छोटा नंबर था वो, और R जो मिला उसके लिए। इस चीज़ को तब तक कंटिन्यू करना है, अगर R यहाँ 0 हो गया तो ठीक है, जब तक कि R की वैल्यू क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। पहले बार में हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो दोबारा करो, तीसरे बार करो, चौथे बार करो, जब तक R रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक आप ये प्रोसेस है ना उसको फॉलो करते रहोगे। डिवाइजर हमारा ये आ जाएगा जो है ना, वही HCF हो जाएगा जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। जैसे यहाँ B से डिवाइड कर रहे थे ना वैसे ही, तो लास्ट में जो डिवाइजर मिलेगा वो हमारा HCF होगा। इस मेथड से इसका हमें क्या निकालना है? मान लो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। आपको बताया कि यूक्लिड लेमा होता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें जो A होता है वो बड़ा वाला नंबर होता है इनमें से, जैसे ये है, और B छोटा वाला होता है। तो मैं लिख सकता हूँ 980 इज इक्वल टू 78। अब मुझे चाहिए कि इसके लिए B के साथ Q और R क्या होंगे, यूनिक नंबर जो मैं अभी बता रहा था वो क्या होंगे। आप 78 से बिल्कुल इसको डिवाइड करोगे जब, और 980 को, तो ये 1 टाइम करोगे 78, यहाँ कितना रह जाएगा भाई? 20 हो जाएगा। ये 200 कर लो, पॉइंट करके आपका पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये 200 है मान लो, 200 नहीं, छोड़ दो यहाँ पे ही, रिमाइंडर चाहिए ना मैं तो 1 टाइम के बाद।
माफ़ करिएगा डिस्टरबेंस के लिए। 78 से हम डिवाइड कर रहे थे 980 को, ठीक है। तो ये 1 टाइम करेंगे तो 78 से ये कितना रह जाएगा, 20 बचेगा। यहाँ से ये 0 ले लेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। 200 बन गया। अब इसको 2 से डिवाइड कर लो, मान लो, तो ये कितना बनेगा, 8 2 जार 16 एंड 2 7 जार 14 और 1 15, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, 44 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारे रिमाइंडर बचा और वो हमें क्वोशिएंट मिल गया। तो आप इसको लिख सकते हो इंटू 12 प्लस रिमाइंडर 44। अब देखो रिमाइंडर क्या 0 आया, नहीं आया। तो अब हम अगला जो नंबर करेंगे ना, इसका मतलब हमें दोबारा प्रोसेस करना है। अब किन किन के बीच करेंगे, B और R के बीच। B हमारा ये है, R ये है। तो अब जो होगा ना वो 78 और R के ये इसके रिमाइंडर के बीच में होगा। इसको कैसे लिख सकते हो आप, 44 से, 44 इंटू क्या करो आप और क्या रिमाइंडर, तो ये 1 टाइम करोगे क्योंकि डबल पे तो 88 हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा, 88 के लिए 44 में से भाई आप 10 माइनस कर दो, 44 में से 10 माइनस करोगे तो 34 बचेगा। अब इसके लिए क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया अभी तक, तो इन दोनों में करो। तो ये 44 है ना, उसको डिवाइड करो आप 34 से, तो 34 इंटू 1 प्लस 10, अभी भी नहीं आया रिमाइंडर 0। ऐसे ही करते चले जाना है अपने को, ठीक है। अभी भी नहीं आया तो अब इसको और इसको करेंगे मान लो, तो ये हो जाएगा 34 इज इक्वल टू 10 में कितने का, 3 का मल्टीप्लाई करके प्लस 4 लिख सकते हैं इसको। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अब इसको और इसको करेंगे, तो 10 इज इक्वल टू 4 इंटू कितना लिखोगे आप, 2 प्लस 2 लिख सकते हो इसको आप, ठीक है, क्योंकि 4 इंटू 2 8 और प्लस 2 10। अभी भी 0 नहीं आया तो अब इसको और इसको करोगे, ठीक है। तो ये 4 को आप लिखोगे 2 इंटू 2 प्लस 0। देखो रिमाइंडर 0 आ गया हमारा। रिमाइंडर 0 कब आया, जब 2 से डिवाइड किया। इसका मतलब ये जो B बचा ना हमारा, ये वाला, इसको हम बोलेंगे ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा है HCF जो डिवाइजर था। एक सेकेंड, ये हमारा 4 बचा और ये 2 बचा, ठीक है। तो इसको 2 से डिवाइड कर रहे थे हम, ठीक है। तो ये हमारा जो 2 होगा ना, जिससे डिवाइड कर रहे थे डिवाइजर, ये हमें मिलेगा भाई, ये हमारा HCF होगा, ठीक है, 2। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि HCF कैसे निकालते हैं यूक्लिड लेमा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तरफ चलते हैं हम। कुछ क्वेश्चन इसके हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, मैथमेटिक नहीं, अर्थमेटिक, मतलब जो नंबर्स की डील करता है। कह रहा है एवरी कॉम्पोजिट, क्या आपको कॉम्पोजिट पता है, इसलिए मैंने आपको नंबर्स पढ़ाए थे कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, ठीक है ना। अभी पढ़ा था हमने कि 1 और नंबर इटसेल्फ है, उसके अलावा और फैक्टर्स होने चाहिए, कम से कम 1 या उससे ज़्यादा। इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। प्राइम नंबर्स, क्या आपने प्राइम नंबर पढ़े, यस, 1 और जो खुद से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, बिल्कुल ये फैक्टराइजेशन जो होगा इनका यूनिक होगा। अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर, किन में ऑर्डर मतलब कि कैसे भी लिखो आप, पहले कोई नंबर लिख लो बाद में कोई नंबर लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को जो चाहिए भाई वो ये है कि इनका जो प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो यूनिक होगा, ठीक है। आपको बताओ कुछ, जैसे मान लो 20 है ना, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 5, तब भी 20 आएगा। 20 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 2 इंटू 2, या फिर 20 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 5 इंटू 2। प्राइम नंबर हैं ये सारे, देखो 2 और 5, लेकिन इनके ऑर्डर कहीं भी, मतलब 2 को कहीं लिख दो, 5 को कहीं भी लिख दो, नंबर सेम आएगा, मतलब यूनिक होगा, ठीक है, यूनिक होगा। और अपार्ट फ्रॉम मतलब इस चीज़ को इग्नोर कर देना, आपके ऑर्डर में कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है। आसान सी बात थी। अब हमें पढ़ना है जो यहाँ से क्वेश्चंस MCQs पूछे जाते हैं, ठीक है, वो ये है कि भाई रिलेशनशिप बताना है हमें 2 नंबर्स के लिए, HCF और LCM का, ठीक है, LCM और HCF का रिलेशनशिप। तो वो होता है HCF 2 नंबर्स का निकालना जानते हैं हम, ठीक है, LCM भी निकालना जानते हैं हम, ठीक है, और उन दोनों का नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। वही लिखा हुआ है कि HCF ऑफ 2 नंबर्स एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मिलेगा अपने को, ठीक है। आई होप आप ये नोट डाउन कर लीजिए एक बार, ताकि इस पर मैं क्वेश्चंस करा पाऊँ, ठीक है। कह रहा है कि 2 नंबर्स हैं, उनका HCF निकालो, उनका LCM निकालो, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जो 2 नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। समझो, जैसे मान लो बिल्कुल, देखिए जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है कि भाई HCF 12 है कि नहीं 2 नंबर्स का, नंबर नहीं पता मान लो हम,
और उनका जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन है वो 1800 है, तो उनका एलसीएम बताओ। अभी तो हमने पढ़ा था भाई कि HCF ऑफ टू नंबर्स इंटू LCM ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF दे रखा है 12, LCM पूछा है तो निकाल लेंगे A, B का LCM, और A इंटू B 1800 दे रखा है, तो यहाँ से LCM निकालेंगे A और B का, तो वो क्या आएगा 1800 अपॉन 12, ये 15 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये 150 आंसर आ जाएगा। तो उनका जो LCM होगा ना दो नंबर्स का वो क्या होगा 150। ये आसान सी बातें हैं, ठीक है, ये MCQ में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, तो अपने को तैयार रहना है उनके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके बुक में ऐसे क्वेश्चंस होंगे आप करिए, ठीक है। ये वीडियो में हम थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस के साथ करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो डेडिकेटेड होगा PYQs, मतलब पुराने सालों में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पर, और बुक से कुछ अच्छे क्वेश्चंस। अगला वीडियो केवल क्वेश्चंस का होगा, इसमें हम थ्योरी और बेसिक्स बातें जो हैं वो जानना बहुत जरूरी है। आप बैठे हैं, आपको कॉम्पोजिट नंबर ही नहीं पता है तो आपको कैसे पता लगेगा कि मैं अब इसमें करूँ क्या। प्राइम नंबर ही नहीं पता है तो कैसे पता लगेगा। LCM HCF ही नहीं पता है तो कैसे निकालोगे। तो इस वीडियो में हम थ्योरी करने वाले हैं, अगले वीडियो में हम बात करेंगे इनके डिटेल में, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा मैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं भाई कि दो नंबर से मान लो तो उनका LCM और HCF का रिलेशन ये होता है कि उनका प्रोडक्ट है वो LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अगर दो की जगह 3 नंबर हो तो हम क्या करेंगे, LCM निकालना है अगर हमें, तो वो होगा भाई हमारा LCM जो होगा ना वो P नंबर और Q नंबर R 3 नंबर है, उन तीनों का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और उसका प्रोडक्ट उन तीनों के HCF से करेंगे हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से, नीचे डिवाइड करेंगे दो दो के जो पेयर में HCF बनाएंगे। PQ 2 नंबर का HCF लेंगे, फिर QR का, फिर PR का, इन तीनों का नीचे प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आएगा। ऐसे ही HCF निकालना है तो उल्टा हो जाएगा, LCM में HCF होता है, HCF में LCM, PQR का ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये LCM PQR का निकालेंगे, नीचे पेयर में PQ का LCM, फिर आगे QR का, फिर PR का, इनका LCM निकालेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं जो आप लिख सकते हो, ठीक है। 3 नंबर्स के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, फिर भी हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि आपको बेहतर कंटेंट और बेहतर नॉलेज हो, ठीक है। बाई चांस आ जाए तो आप रिस्क फ्री रहें आप, ठीक है, परेशान ना हो, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट है भाई कि LCM की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, तो इनमें आपको ध्यान रखना है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब होता है 3 चीज़ें हैं कोई, मान लो उनको एसोसिएट करना। एसोसिएट कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो आप कहोगे कि 2, 3 और 5 3 नंबर्स हैं, इनको ऐड करो। मान लो आप LCM छोड़ो, अभी ऐड में देखते हैं, मतलब सम करो इनका, तो आप कहोगे कि 2 में 3 ऐड कर लो और 3 में 5 ऐड कर लो, ऐसे कर लो। या तो आप 2, 3 को पहले ऐड कर लो मान लो, और फिर उसमें 5 ऐड करोगे तो 2, 3, 5 प्लस 5, तब भी आंसर कितना आएगा 10 आएगा। या फिर आप 2 में 3 और 5 को पहले ऐड कर लो, ऐसे देखो पहले मैंने पहले वाले 2 को ऐड किया, बाद में इन दोनों को, तो ये देखो ये 8 हो जाएगा, 2 + 8, तब भी आंसर कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। तो कोई 3 नंबर है मान लो, उनका LCM निकालना है, चाहे आप पहले 2 नंबर्स का LCM निकाल के फिर उसको तीसरे के साथ LCM कर लो, या फिर लास्ट के 2 नंबर है उनका LCM निकाल के तीसरे के साथ उनका LCM निकाल लो, मान लो पहले वाले के साथ, तब भी आंसर क्या आएगा इक्वल आएगा। इसको हम बोलते हैं कि जो LCM होता है ना वो एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव क्या होता है भाई कि मतलब रिवर्स हो जाए, AB का जो LCM होगा ना, मान लो 4 और 10 का जो LCM होगा वो ही तो 10 और 4 का LCM होगा, ठीक है ना, दोनों इक्वल होंगे, ये 4 और 10 और 10 और 4 के लिए तो वही लिखा है कि 2 नंबर है, मान लो पहले A और B लिख लिया, तब भी LCM वही आएगा, चाहे B और A लिख। आप सोचो ना, जैसे 2 में 3 को ऐड करोगे तब भी 5 आएगा, और 3 की जगह यहाँ पे लिख दो 3 + 2 तब भी 5 आएगा, ये कह रहा हूँ मैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जैसे ये लिखा हुआ है AD BD CD, इनमें कॉमन क्या है D, तो मैं D बार कॉमन ले सकता हूँ, जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ना अंदर उसको कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ क्या बच जाएगा ABC, तो आप ABC का LCM निकाल लो मान लो, उसको फिर जो कॉमन बाहर आया था ना उससे मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आंसर सेम आएगा, और अंदर पहले से मल्टीप्लाइड है वो, तब भी वही आएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं कुछ जो बेसिक्स हमें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पूछ रहा है भाई कि बढ़िया क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से इर्रेशनल नहीं है। ये नहीं कह रहा कि कौन सा इर्रेशनल है, वो पूछ रहा है कौन सा इर्रेशनल नहीं है, तो हमें ढूंढना है। देखो इसका स्क्वायर है तो हम इसको स्क्वायर को एक्सपांड करेंगे, तो 2 का स्क्वायर A² + B² है ना, A - B का होल स्क्वायर, -2 × 2AB, तो √3 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, -2 × 2 4 √3, तो ये बनेगा 7 - 4 √3। देखो इसमें 3 तो इर्रेशनल होता है, इर्रेशनल के साथ आप इर्रेशनल को अगर ऐड करते हो, ठीक है, ये मतलब माइनस करते हो मान लो, तो देखो हमेशा जरूरी नहीं है कि वो मतलब रेशनल आए, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि ये इर्रेशनल है, इसके साथ रेशनल ऐड करोगे ना तो क्या आएगा हमारे पास इर्रेशनल आएगा, तो ये इर्रेशनल है।
इसको स्क्वायर करो तो ये √2 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे, प्लस √3 का स्क्वायर करोगे, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, प्लस ये 2 अंडर वाले का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 6, तो ये 5 + 2 √6। देखो √6 तो इरेशनल होता है, इरेशनल के साथ रेशनल ऐड करोगे या ये मल्टीप्लाई करोगे रेशनल का, तब भी इरेशनल मिलेगा। इसको करते हैं, ये देखो a - b और a + b है ना, तो ये a² - b² बोलेगा √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 होता है और 3 का 3 होता है, तो ये -1 देखो कहीं अंडर रूट है ही नहीं इस पे। इसका मतलब ये कैसा आ गया हमारे पास, ये रेशनल आ गया। तो उसने भाई पूछा कि कौन सा इरेशनल नहीं है, तो ये वाला इरेशनल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये रेशनल है, ये तो है, ये पहले से ही इरेशनल है, 7 दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। ठीक है, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने नोट डाउन किया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। कह रहा है कि व्हाट इज द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। हमें मुझे ये तो पता हो पहले भाई कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वो क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर होते कौन से हैं। देखो मैंने अभी बताया था कि स्मॉलेस्ट अगर प्राइम नंबर की बात की जाए तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं भाई, स्मॉलेस्ट क्या होता है, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 है ना, 5 7 है ना, ऐसे 11 इस टाइप से। कॉम्पोजिट मैंने बताया कि इसमें मतलब नंबर जो है ना कोई उसका खुद मतलब 2 जो 1 और नंबर है उसके अलावा एक और कम से कम फैक्टर होने चाहिए। तो 1 तो हो नहीं सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 3 तो प्राइम है तो इसमें नहीं जा सकते, 4 है जो स्मॉलेस्ट है। ठीक है, और इसमें कितना है, 2 है। तो इनका HCF निकालना है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो 2 में तो 2 है, 2 के लिए मान लो है ना 2 और 4 में, तो इसमें देखो ये 2 है, इसको आप 2 × 2 लिख सकते हो। तो इसमें एक कॉमन ये है, एक कॉमन ये है, तो दोनों में जो कॉमन होता है क्या कॉमन है, 2। तो सबसे बड़ा नंबर 2 कॉमन है ना इसमें, तो इनका जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। ठीक है, हमने ये पहले ही कर लिया था। ठीक है, कह रहा है ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं जो हमें आने चाहिए। ठीक है, कि √2 है ना वो इरेशनल है, हमने बोल तो दिया कि इरेशनल, इसको प्रूव करो कि भाई ये इरेशनल है। ठीक है, हम ये देखो इसमें ना एक कह सकते हैं एक टॉपिक समझ लो या कॉन्सेप्ट समझ लो, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है उल्टा, जो भी कर रहे थे उसके उल्टा हो जाए तो उसको कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसने बोला है भाई कि ये प्रूव करना है कि √2 है ना वो एक इरेशनल है। मैं उसका उल्टा ये अज्यूम कर लेता हूं कि भाई ये रेशनल है। ठीक है, अगर ये रेशनल है तो इसमें रेशनल जैसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अगर रेशनल वाली प्रॉपर्टीज नहीं हुई इसमें तो मैं कह दूंगा कि भाई ये तो जो मैंने अज्यूम किया था कि ये रेशनल है वो तो फिट ही नहीं बैठ रहा है इसमें। इसका मतलब अगर रेशनल नहीं है तो कैसा है, इरेशनल है। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें सॉल्व करने का कोई एक तरीका होता है, आप उसको फॉलो करेंगे। तो पहले अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट जो √2 एक नंबर है ना, इट इज अ रेशनल नंबर। ये कॉन्ट्राडिक्टरी मैंने अज्यूम किया, उसने पूछा इरेशनल है लेकिन मैंने मान लिया कि वो रेशनल है। अगर रेशनल की प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं कर रहा होगा तो फिर बाद में मैं बोल दूंगा भाई ये रेशनल निकला। ठीक है, हाँ। तो अगर कोई नंबर इरेशनल की जगह रेशनल मैंने अज्यूम किया है, और रेशनल नंबर क्या होता है भाई आप लोगों को पता है कि रेशनल नंबर होता है जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। इसका मतलब जो √2 है ना, अगर वो रेशनल होगा तो उसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। सही बात है, आप इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का स्क्वायर। तो ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये P का स्क्वायर P² Q स्क्वायर। तो यहाँ से ये बनेगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये P² इज इक्वल टू बनेगा 2Q स्क्वायर। ठीक है, अगर ये देखो इसका मतलब ये हुआ, देखो इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे तो 0 होगा। ये देखो यूक्लिड लेमा टाइप का बन गया कि भाई यहाँ रिमाइंडर 0 है, कुछ और दिख ही नहीं रहा ना प्लस में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना डिवाइजर, इसका मतलब ये 2 है, इसको वो क्या करता है, डिवाइड करता है ना कंप्लीटली। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 है। इट मीन्स कि जो 2 है ना 2 डिवाइड्स P², क्योंकि ये प्राइम नंबर्स होंगे। देखो जो रेशनल में होते हैं ना वो यहाँ पे जो P और Q है, P एंड Q जो है ना
ये एक दूसरे के को प्राइम है, ऐसे समझ लो आप, पहली बात। और ये इंटीजर्स हैं, ठीक है, और अलग अलग अपने आप में, ठीक है। अब देखो ये पी स्क्वायर को, इसका मतलब ये हुआ कि इसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, हैंस पी डिवाइड्स पी, सॉरी 2 डिवाइड्स पी, ठीक है। 2 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी को भी डिवाइड करेगा। चलते हैं आगे। देखो अब ये जो पी स्क्वायर है ना भाई, इसको डिवाइड कर रहा है कौन, ये 2। अगर ये 2 डिवाइड कर रहा है तो अभी इसको देख लेते हैं हम। मान लो ये पी स्क्वायर है जैसे, ठीक है, तो पी स्क्वायर जो डिवाइड हो रहा है इसको समझ लो आप भाई कि जैसे पी है ना, पी ये मान लो होगा हमारा कुछ 2r के फॉर्म में होगा, जहाँ पे 0 होगा। आप समझना, अगर 2 डिवाइड कर रहा है p को तो वो कैसे करेगा, मान लो यहाँ पे p है, वो 2 से डिवाइड कर रहा है तो ऐसे ही तो करेगा कि रिमाइंडर 0 होगा, यहाँ से r टाइम्स डिवाइड कर देगा। समझो आप, p इज इक्वल टू 2r है, इसका मतलब क्या है भाई, मान लो डिवाइड कर रहा है ना, r हमने कोई नंबर दूसरा अज्यूम कर लिया है तीसरा, तो ये p/2 इज इक्वल टू क्या आएगा, r। क्यों, क्योंकि p जो है 2 जो है वो p को डिवाइड कर रहा है तो r टाइम्स कर रहा है, मैंने ऐसा मान लिया। तो ये ऐसे बन गया, ये देखो फिर से एक यूक्लिड लेमा बन गया, ठीक है ना। और यहीं से हमें पता है भाई कि जो p है ना, p की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2r। तो इसमें आप देखो ये वाला जो रिलेशन है ना यहाँ पे रख दो, p स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या था, 2q स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ रखोगे p की जगह 2r, तो 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर 4, r का r स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, 2 2 जार 4, तो ये 2r स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। देखो जैसा रिलेशन यहाँ बना ना, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया, 2r स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिवाइड्स, आपने वहाँ देखा ना वैसे ही, देखो ये बिल्कुल वैसा ही बन गया, p के लिए था ना, ऐसे ही q के लिए, तो 2 डिवाइड्स क्या, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। और इट इम्प्लाइज कि 2 जो अगर q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो q को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 2 डिवाइड्स q। अगर 2 देखो, अब दिक्कत क्या आ गई भाई कि 2 है ना, देखो जो p/q में लिखे होते हैं ना रेशनल नंबर, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। जो p नंबर होगा और q होगा ना, उनका जो HCF होगा हमेशा वो क्या होगा, 1 होगा। 1 होने का मतलब है वो को प्राइम होंगे, ठीक है। तो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो मैंने p/q के फॉर्म में लिखा था ना भैया, उसमें कह रहा है कि 2 है जो वो p को भी डिवाइड करता है और 2 जो है वो q को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 2p/2q टाइप का ऐसा रहा होगा, है ना, इस टाइप का कुछ नंबर रहा होगा ये। तो 2 कॉमन मिल गया ना इनमें। लेकिन मैंने तो ये बोला है कि भाई 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, लेकिन यहाँ मिल क्या गया कॉमन, 2 मिल गया, क्योंकि 2 p को भी डिवाइड कर रहा है और 2 q को भी डिवाइड कर रहा है, विच मीन्स जो 2 है ना, 2 इज अ कॉमन फैक्टर। अरे भाई दोनों को डिवाइड कर रहा है तो वो कैसा है, कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। अगर किसी नंबर में कॉमन फैक्टर मिल जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो रैशनल है ही नहीं, क्योंकि मैंने तो पहले ही बोला, क्योंकि भाई को प्राइम होते हैं ना p और q, और को प्राइम होने के लिए केवल 1 कॉमन मिल सकता है और कुछ कॉमन नहीं मिल सकता, लेकिन 2 कॉमन मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि 2 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो कॉमन फैक्टर है, और हमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ मिलना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि विच जो 2 है ना कॉमन फैक्टर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब उल्टा हो गया, 2r अजम्पशन, जो हमने अज्यूम किया था ना कि जो √2 है वो क्या होगा, एक रैशनल होगा, और रैशनल में ये p और q को प्राइम होते हैं जिनका HCF 1 होता है, लेकिन हमें 2 मिल गया। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, क्योंकि मैंने तो ऐसा सोचा था कि 1 मिलेगा, लेकिन 2 मिल गया, 1 के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने रैशनल अज्यूम किया था जो कि गलत निकला, तो इसका मतलब क्या हुआ, √2 जो है ना इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी ये आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने कैसे किया है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल
हमने इस वीडियो में थ्योरी कितनी हो सकती है इस चैप्टर में वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेसिक है क्या, जो छोटी छोटी बेसिक सी बातें, बड़ी बड़ी बातें मैं सारी जानता हूँ लेकिन बेसिक नहीं पता मुझे, तो वो बेसिक्स हमने इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करी है और सारी थ्योरी कवर करने की कोशिश करी है और कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है क्लास 10th के लिए, वो पहला चैप्टर जो रियल नंबर्स है ना, उसके क्वेश्चंस होंगे, उसमें PYQs भी होंगे, उसमें सैम्पल पेपर जो पिछले हैं उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस होंगे और मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस डालूंगा उसमें, ठीक है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, आपने देखा होगा केस स्टडी आती है ना, तो उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन होंगे। सारे तरह के मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी फ्रूटफुल लगा है ना, वैल्यू एडिशन हुआ आपके अगर क्लास के जो भी जिस 10th क्लास के अगर उसमें सिलेबस में मैथ के में, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।